हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो आज इस लेक्चर में हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम डिटेल में देखेंगे वर्किंग कैपिटल क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, उसको कैसे यहाँ पर मैनेज किया जाता है, उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का मीनिंग समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल यहाँ पर क्या होती है। तो यहाँ पर देखो, कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, उसके बाद जो भी यहाँ पर फंड्स अवेलेबल होते हैं उसको वो जो है यहाँ पर दो पार्ट्स में जो है डिवाइड करती है। फंड्स का एक हिस्सा यूज किया जाता है फिक्स एसेट्स को यहाँ पर परचेज करने के लिए, जैसे कि मशीन्स हो गई, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, जो कि हमें आगे बिजनेस ऑपरेशंस को करने में हमारी हेल्प करेंगे, हमें यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और फंड्स का एक हिस्सा यहाँ पर यूज किया जाता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जो डे टू डे बेसिस पे एक्टिविटीज की जाती है उसको यहाँ पर जो है फाइनेंस करने के लिए, जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करना, लेबर को वेजेस पे करनी है, एम्प्लॉयज को सैलरीज पे करनी है, एम्प्लॉयज को चाय पानी वगैरह यहाँ पर जो है पिलाना है। तो यहाँ पर देखो, कैपिटल का वो हिस्सा यानी कि फंड्स का वो हिस्सा जो ऑर्गेनाइजेशन अपने डे टू डे बेसिस पे जो एक्टिविटीज होती हैं उनको फाइनेंस करने के लिए यूज करती है, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, तो सिंपली देखो, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मैनेज करना। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंडर हम लोग यहाँ पर वर्किंग कैपिटल को मैनेज करते हैं और ये हम इंश्योर करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने वर्किंग कैपिटल को सही तरीके से यूज करिए, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है और उसका किसी भी तरह का यहाँ पर वेस्टेज जो है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल का मीनिंग और उसका मैनेजमेंट के बारे में पता लग गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हमारे यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, तो ऑप्शन ए देखो क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म एसेट, यानी कि जो अमाउंट कंपनी ने अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट किया, या फिर द टोटल एसेट ऑफ अ कंपनी माइनस टोटल लाइबिलिटीज, यानी कि जब हम टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं उसके बाद जो अमाउंट निकलती है, या फिर द कैपिटल रिक्वायर्ड टू फाइनेंस अ कंपनीज डे टू डे ऑपरेशन, यानी कि जो कैपिटल कंपनी को रिक्वायर्ड होती है अपने डे टू डे बेसिस पे जो ऑपरेशंस वो करती है उसको फाइनेंस करने के लिए, या फिर द फंड रेज्ड बाय अ कंपनी थ्रू द इशुएंस ऑफ शेयर्स, यानी कि वो फंड जो कि कंपनी ने अपने शेयर्स को इशू करके फंड रेज किए होते हैं। तो यहां पर देखो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसमें से हमारी कौन सी यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की टाइप जो है नहीं है। तो यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको दो चीजों की यहाँ पर जो है नॉलेज होनी चाहिए। पहले यहाँ पर देखो क्या है, करंट एसेट्स, और दूसरी हमारे यहाँ पर क्या है, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इन दो चीजों के बारे में हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, क्योंकि जो हम यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की डिफरेंशिएट करते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है करते हैं, और ये तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी होते हैं हमारे यहाँ पर वर्किंग कैपिटल के। अब एक एक करके इनका मीनिंग समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं करंट एसेट, ठीक है। अब करंट एसेट्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखो, कंपनी की ऐसी एसेट जिसका बेनिफिट कंपनी को जो है एक साल के अंदर अंदर में मिल जाता है, यानी कि हम उसको एक साल के अंदर अंदर में कैश में कन्वर्ट जो है वो कर लेते हैं, ऐसी एसेट को हम क्या कहते हैं, करंट एसेट। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, एक डेटर, डेटर क्या होता है, जिसको हमने उधार पे सामान यहाँ पर बेचा होता है, फ्यूचर में हमें उससे एक अमाउंट जो है रिसीव करनी होती है। अब देखो, जब हम उधार पे सामान बेचते हैं तो मैक्सिमम टाइम पीरियड हम कितना देते हैं, 3 महीने का, 4 महीने का, और उसके बाद हम उससे पैसा यहाँ पे जो है रिसीव कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, इस एसेट को हम एक साल के अंदर अंदर में जो है कैश में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो ये हमारी यहाँ पर क्या कहलाएगी, करंट एसेट जो है कहलाएगी। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हो गया करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटीज क्या होती है, देखो, करंट लायबिलिटीज ऐसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती है कंपनीज को जिसके पेमेंट कंपनी को एक साल के अंदर अंदर में जो है यहाँ पर करनी होती है, यानी कि इनकी जो ड्यू डेट है वो एक साल के अंदर अंदर में जो है आ जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनसे हम यहाँ पर उधार पे सामान जो है वो परचेज करते हैं। अब देखो, जब हमने उधार पे सामान बेचा था तो मैक्सिमम टाइम पीरियड हमने कितना दिया, 3 से 4 महीनों का। ऐसे जब हम उधार पे सामान खरीदते हैं तब भी हमें इतना ही टाइम पीरियड मिलता है और इसके अंदर अंदर में ही हमें यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ती है। क्लियर है। तो यहां पर ये जो क्रेडिटर है इसकी पेमेंट एक साल के अंदर अंदर में की जा रही है, तो ये हमारी क्या है, करंट लायबिलिटी जो है कहलाएगी। क्लियर है। अब देखो, इसी के बेसिस पे हम यहाँ पर जो है टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल में जो है डिवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि इसमें से कौन सी हमारी वर्किंग कैपिटल की टाइप नहीं है, तो ऑप्शन है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ऑप्शन बी नेट वर्किंग कैपिटल, ऑप्शन सी करंट वर्किंग कैपिटल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखो, ऑप्शन सी करंट वर्किंग कैपिटल इज द करेक्ट आंसर। क्या है, करंट वर्किंग कैपिटल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो दो है ना, ये हमारे इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं यहाँ पर वर्किंग कैपिटल। अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। पहले बात करते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है, तो यहाँ पर देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे जो टोटल करंट एसेट्स होती है, ठीक है, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जैसे मान के चलो XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसकी जो टोटल यहाँ पर करंट एसेट्स है वो कितने यहाँ पर 200 लाख रुपीस के, ठीक है। तो इसकी जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है वो कितनी होगी, हमारी यहाँ पर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल 200 लाख रुपीस, यानी कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हमारी इक्वल होती है किसके, यहाँ पर करंट एसेट्स की।
क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है, तो यहां पर देखो वर्किंग कैपिटल का वो हिस्सा जो कि हमें एक्चुअली में रिक्वायर्ड होता है अपने बिजनेस ऑपरेशंस को करने के लिए, उनको फाइनेंस करने के लिए, उसे हम यहां पर क्या कहते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल। अब इसका क्या मतलब है, एक्चुअल अमाउंट का मतलब यहां पर क्या है, ठीक है। तो यहां पर देखो मान के चलो XYZ लिमिटेड कंपनी, ठीक है, उसको यहाँ पर जो है 100 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है, 100 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है अपने यहाँ पर डे टू डे बेसिस पे एक्टिविटीज को फाइनेंस करने के लिए, ठीक है। जिसमें से मान के चलो जो 10 लाख रुपीस है, यहाँ पर 10 लाख रुपीस है, वो यहाँ पर यूज करता है रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए, किसके, रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए। पर क्या हुआ ना, जब इसने रॉ मटेरियल परचेज किया तो इसको जो रॉ मटेरियल है वो उधार पे मिल गया, यानी कि इसकी पेमेंट जो है उसको यहाँ पर नहीं करनी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी इस टाइम इसको कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ और सिर्फ 90 लाख रुपीस की, क्योंकि 10 लाख रुपए जो वो खर्च करता है रॉ मटेरियल पे, वो उसको यहाँ पर जो है उधार पे मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्किंग कैपिटल का कुछ हिस्सा जो है हमें यहाँ पर करंट लायबिलिटीज की तरफ से हमें जो है मिल जाता है, यानी कि जो हमारे क्रेडिटर है या फिर जो बैंक्स वगैरह हैं उनसे हमें यहाँ पर जो है मिल जाता है, ठीक है। तो नेट वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होता है, जितनी भी हमारी करंट एसेट्स होती हैं उसमें से हमारे यहाँ पर करंट लायबिलिटीज को जो है माइनस कर देना होता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, क्योंकि करंट लायबिलिटी से हमें यहाँ पर कुछ यहाँ पर फाइनेंस जो है अरेंज हो जाता है, जिससे हमारी वर्किंग कैपिटल जो हमें एक्चुअली में रिक्वायर्ड होती है वो यहाँ पर जो है कम हो जाती है। तो जैसे कि करंट एसेट्स कितनी थी हमारी यहाँ पर 100 लाख रुपीस की ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। उसमें से मान लीजिए चलो 10 लाख रुपए हमने यहाँ पर जो है उधार पे सामान परचेज कर लिया, तो 10 लाख रुपए हमारी क्या है, करंट लायबिलिटीज है। तो हमें अब जो नेट वर्किंग कैपिटल चाहिए वो कितनी चाहिए, यहाँ पर 90 लाख रुपीस जो है वो चाहिए। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जहां पर सिंपली लिखा हो वर्किंग कैपिटल, यानी कि ना तो इन्होंने शो किया है कि नेट वर्किंग कैपिटल है, ना ही इन्होंने शो किया है कि ये हमारी यहाँ पर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है, तो आपको यहाँ पर मान के चलना है वो क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल। क्या करके मान के चलना है कि वो हमारे यहाँ पर नेट वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट वो क्या है, डैश रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन अ कंपनीज current assets and its current liabilities, and it represents the amount of capital that is readily available to finance companies day to day operations, ठीक है। पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखो एक अमाउंट जो कि यहाँ पर करंट एसेट्स में से जब करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिया था वो यहाँ पर हमारी कैलकुलेट होती है, और साथ के साथ इस अमाउंट से हमें ये पता लगता है कि हमें इस वक्त रेडली अपने डे टू डे एक्टिविटीज को फाइनेंस करने के लिए कितना पैसा जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो ऑप्शन आपको पता लगेगा, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, नेट वर्किंग कैपिटल इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसमें से हमारा कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि वर्किंग कैपिटल का कंपोनेंट नहीं होता, जिसको हम यूज नहीं करते वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। पहले तो गया करंट एसेट, ऑब्वियस बात है ये तो हो गई। उसके बाद करंट लायबिलिटीज ये भी हमारी होगी। नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स क्या होते हैं, ऐसे लोन्स जिसकी जो पेमेंट होती है वो जनरली हमें एक साल से ज्यादा में यहाँ पर जो है करनी होती है। क्लियर है। तो ये हमारा वर्किंग कैपिटल का पार्ट जो है नहीं होता है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ करंट लायबिलिटी, इसमें से हमारी कौन सी यहाँ पर एग्जांपल है करंट लायबिलिटी की। पहले देखो क्या है, अकाउंट्स पेबल, दूसरी क्या है, शॉर्ट टर्म लोन्स, तीसरी क्या है हमारी अक्रूवल्स, चौथी क्या है हमारी यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट। तो आंसर बता दो यहाँ पर, ये जो तीन है ना, ये जो तीन है ये हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंपोनेंट होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं करंट लायबिलिटीज। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म डेट है वो हमारा नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट जो है होता है। अब ये होते क्या, तो पहले बात करते हैं अकाउंट्स पेबल की। अकाउंट्स पेबल क्या होते हैं, तो सिंपली देखो जब हम यहाँ पर ट्रेड करें यानी कि जो बिजनेस करें, ठीक है, तो उसमें हमने जितना भी उधार पे क्रेडिट पे सामान परचेज किया, ठीक है, और उसके अगेंस्ट जो भी हमने पेमेंट करनी है वो हमारे कहलाते हैं अकाउंट्स पेबल। जैसे कि मान के चलो आपने यहाँ पर जो है 100 लाख रुपीस की जो है क्रेडिट परचेजेस जो है वो किए, और 3 महीनों के बाद आपको 100 लाख रुपीस यहाँ पर जो है पे करना है, तो ये हमारे यहाँ पर क्या कहलाएगा, अकाउंट्स पेबल। और इसका यहाँ पर जो दूसरा नेम होता है वो हमारा यहाँ पर क्या होता है, ट्रेड पेबल। तो कहीं आपको अगर ट्रेड पेबल दिख जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, उसका मीनिंग यहाँ पर जो है सेम होता है। तो क्या होता है, ये जो हमने ट्रेड किया है उसके अगेंस्ट जो पेमेंट हमें फ्यूचर में करनी है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स क्या होते हैं, ऐसे लोन्स, ठीक है, जिसकी जो पेमेंट होती है वो हमें एक साल के अंदर अंदर में जो है यहाँ पर करनी होती है। क्लियर है। चाहे वो आपने बैंक से लोन लिया हो, आपने यहाँ पर पब्लिक से लिया हो, या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, वो मैटर नहीं करता, पेमेंट एक साल के अंदर अंदर में करनी होती है। नेक्स्ट क्या है, अक्रूवल्स। अब ये अक्रूवल्स यहाँ पर क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखो ऐसे एक्सपेंसेस जो कि अक्रू हो चुके हैं, यानी कि कंपनी पे ड्यू हो चुके हैं, पर कंपनी को उसकी जो पेमेंट है वो अभी कुछ टाइम के बाद यहाँ पर जो है करना है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो यहाँ पर एक XYZ लिमिटेड कंपनी, ठीक है, ये इसके अंदर जो है 100 एम्प्लॉयज यहाँ पर जो है काम करते हैं, 100 एम्प्लॉयज जो है वो काम करते हैं, ठीक है, जिसकी जो सैलरी है वो यहाँ पर जो है 10th ऑफ
नेक्स्ट मंथ को यहाँ पे जो है पे कर दिया। तो यहाँ पर देखो मान के चलो ये जो हमारा जुलाई मंथ चल रहा है, ठीक है, जुलाई मंथ हमारा यहाँ पर ओवर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर जुलाई मंथ ओवर होते ही जो भी यहाँ पर काम किया था वर्कर को उसका यहाँ पर पेमेंट जो है वो करनी है XYZ लिमिटेड कंपनी को, यानी कि इसके ऊपर जो भी हमारी यहाँ पर सैलरीज है वो यहाँ पर जो है ड्यू हो गई, पर इसकी जो पेमेंट है उसे यहाँ पर नेक्स्ट मंथ यानी कि जो हमारा नेक्स्ट मंथ है 10th अगस्त को यहाँ पर जो है पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर 10 दिनों का इसको जो है यहाँ पर टाइम पीरियड जो है मिल जाता है। तो ये जो एक्सपेंस अक्रूड हो चुका है, जिसकी अभी तक ड्यू डेट नहीं आई है, जिसकी पेमेंट अभी थोड़ी टाइम बाद यहाँ पर करनी है, यही हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, अक्रूवल कहलाता है। और ये भी एक लायबिलिटी होती है क्योंकि इसकी फ्यूचर में पेमेंट जो है वो करनी होती है। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कंपनी, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है, ठीक है, जो कि यहाँ पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट किसी कंपनी की कितनी होगी उसको यहाँ पर इफेक्ट जो है वो नहीं करता। पहला क्या है बिजनेस टाइप, दूसरा क्या है बिजनेस साइज, तीसरा क्या है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखो हमारा नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो तीनों हमारे जो फैक्टर्स है ना वो यहाँ पर किसी कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को जो है अफेक्ट करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि किसी कंपनी को कितनी यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब ये कैसे इफेक्ट करते हैं उसको एक बार डिटेल में समझते हैं। पहले बात करते हैं बिजनेस टाइप की, ठीक है। अब आप लोग को जैसे पता है कि हमारे जो बिजनेस होते हैं वो बहुत ही अलग अलग तरीके से होते हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो यहाँ पर अलग होते हैं। कोई यहाँ पर सर्विसेज का बिजनेस कर रहा है, कोई यहाँ पर गुड्स का यहाँ पर जो है बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कितनी वर्किंग कैपिटल की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। तो जनरली देखो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि यहाँ पर ट्रेड करते हैं गुड्स और सर्विसेज की, जो कि यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज को बना के मार्केट में सेल करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा पैसा जो है अपने पास वर्किंग कैपिटल के लिए जो है रखना जरूरी होता है। इनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखो इनको क्या करना होता है, गुड्स को प्रोड्यूस कर लेना होता है और फिर जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ती है उसको यहाँ पर सेल करते हैं। तो इनको खासा ज्यादा जो पैसा है वो इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करके यहाँ पर जो है रखना पड़ता है। क्लियर है? अब देखो इसके ऑपोजिट मान एक सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है। अब जो सर्विस इंडस्ट्री है मान के चलो जो हमें यहाँ पर बिजली प्रोवाइड करती है, जो हमारी यहाँ पर मान लो पंजाब बोर्ड है ना, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोवाइड करती है ना। अब देखो इसको कोई भी इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि कोई इसको बिजली बना के अपने पास स्टोर करके रखनी नहीं होती है, ये बस बिजली देता रहता है, सर्विसेज यहाँ पर जो है देता रहता है, ठीक है। तो इसको इन्वेंट्री में थोड़ी इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ती है, तो इसकी जो कैपिटल है, इसकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर जो है कम होती है। तो बिजनेस टाइप पे भी डिपेंड करता है कि वर्किंग कैपिटल कितनी यहाँ पर चाहिए होगी। नेक्स्ट हो गया बिजनेस साइज। तो इससे तो आपको ऑब्वियसली पता लग गया होगा, अगर कोई बिजनेस लार्ज है, बहुत बड़ी बिजनेस, तो उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और अगर बिजनेस छोटा है तो उसको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्या है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस ऑपरेशन को सही तरीके से कर रही है तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पर कम होगी एज कंपेरिजन टू वो कंपनी जो कि यहाँ पर अच्छे तरीके से ऑपरेशन नहीं करेगी। क्योंकि देखो जब ऑपरेशन सही ढंग से किए जाएंगे तो किसी भी तरह की यहाँ पर वेस्टेज ना होगी, ना ही रिसोर्सेज की, ना ही हमारे फंड्स की, ठीक है। इसके ऑपोजिट अगर ऑपरेशन एफिशिएंसी खराब है तो एक की जगह पे हम दो रॉ मटेरियल यूज करेंगे, ठीक है, जिससे हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी, क्योंकि हम वेस्टेज बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है करेंगे। तो ये सभी फैक्टर जो है वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं वर्किंग कैपिटल को डिसाइड करने में। नेक्स्ट हो गया डैश रेफर्स टू द टाइम इट टेक्स फॉर अ कंपनी टू कन्वर्ट इन इट्स इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री बैक इनटू कैश थ्रू सेल्स कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स रिसीवर, ठीक है। तो पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। वो टाइम पीरियड जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है रॉ मटेरियल को परचेज करके उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके उसे सेल करके पैसा यहाँ पर कमा लेती है, उस टाइम पीरियड को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कैश कन्वर्जन साइकिल, ऑप्शन बी वर्किंग कैपिटल साइकिल, ऑप्शन सी इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, या फिर सेल्स टू कैश कन्वर्जन पीरियड। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी वर्किंग कैपिटल साइकिल इज अ करेक्ट आंसर। अब इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा कि वर्किंग कैपिटल साइकिल बेसिकली है क्या, वो कैसे यहाँ पर जो है मेजर किया जाता है। तो सिंपली देखो XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसने यहाँ पर जो है मान के चलो हमारा जो जनवरी, ठीक है, जनवरी मंथ में उसने यहाँ पर जो है रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर फरवरी तक उसने यहाँ पर जो है फरवरी में जो है यहाँ पर प्रोडक्शन कर लिया, यानी कि उसको जो है गुड्स और सर्विसेज में जो है कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि उसने यहाँ पर मार्च में जाकर उसको सेल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर अप्रैल में जाके उसको यहाँ पर जो है पैसा मिल गया। क्या हुआ? अप्रैल में जाके उसे पैसा फाइनली जो है रिसीव हुआ। तो यहाँ पर जो हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल होगा वो कितना होगा हमारा यहाँ पर टोटल 4 मंथ, क्योंकि देखो इसमें ऑर्गेनाइजेशन है
जो भी पैसा रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट किया था, ठीक है, उसको यहाँ पर सेल करके पैसा वापस कैश में कन्वर्ट करने में उसको कितना टाइम पीरियड लग गया? 4 महीने लगे। तो ये 4 महीना हमारे यहाँ पर क्या कहलाता है? वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब इसको एक डायग्राम की हेल्प से भी यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। तो जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जब हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है उसमें? हमें उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद हम यहाँ पर गुड्स को सेल करते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पर जो है कैश जो है वो रिसीव होता है। अब देखो हम कैश सेल्स भी करते हैं, तो कैश सेल्स के वक्त हमें कैश उसी वक्त रिसीव हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम यहाँ पर क्रेडिट सेल भी करते हैं, तो वहां पर जो हमारा पैसा है वो कुछ टाइम पीरियड के बाद जो है रिसीव हो जाता है। तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो खत्म कब होता है? रिसीव कैश ऑन क्रेडिट पीरियड, यानी कि जो टोटल पैसा हमें जब रिसीव हो जाता है तो वहां पर हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है खत्म हो जाता है। क्लियर है? तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन कंट्रीब्यूट टू डिटरमाइन द वर्किंग कैपिटल साइकिल, यानी कि इसमें से कौन से यहाँ पर फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो यहाँ पर कितना बड़ा होगा, यानी कि उसको कितना टाइम लगेगा रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाने में और उसको जो है सेल्स में कन्वर्ट करने में। पहले जो होगा इंडस्ट्री एंड बिजनेस मॉडल, ठीक है, उसके बाद सीजनलिटी, डिमांड पैटर्न, या फिर एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सभी के सभी जो फैक्टर्स हैं वो हमारा यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल को डिटरमाइन करने के लिए। पहले देखो क्या है? इंडस्ट्री एंड बिजनेस मॉडल, ठीक है। अब इंडस्ट्री एंड बिजनेस मॉडल क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा मॉडल का यूज करके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करिए और उसको यहाँ पर जो है सेल्स करिए, उसका काम करने का तरीका है। तो यहाँ पर देखो, मान के चलो एक कंपनी जो एक्स है और यहाँ पर वाई है, ठीक है, इसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ना वो काफी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो है करनी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्शन जो है वो बहुत टाइम लेती है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। इसके ऑपोजिट यहाँ पर वाई कंपनी है, उसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ना वो काफी सिंपल है, जिसमें क्या होता है कि लोगों को समझने में आसानी होती है और बहुत जल्दी ये गुड्स और सर्विसेज जो है प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो कम होगा, इसका यहाँ पर जो है ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि गुड्स को बनाने में हमें यहाँ पर जो है टाइम लग रहा है, और जब बनाने में टाइम लग रहा है तो सेल करने में भी टाइम लगेगा। नेक्स्ट है सीजनैलिटी एंड डिमांड पैटर्न। देखो, सीजन का टाइम, अगर यहाँ पर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसा सामान बने जिसका सीजन चल रहा है, जैसे कि मान लो एक वुलन इंडस्ट्री है और वो यहाँ पर सर्दियों में जो है कपड़े बना रहे, तो वहां पर जो वुलन क्लॉथ्स होंगे, उन्हीं कपड़े होंगे, उनकी डिमांड ज्यादा होगी, जिससे क्या होगा कि हम जल्दी से जल्दी उसको सेल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वहां पर जो हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल होगा वो यहाँ पर कम होगा एज कंपैरिजन टू जब हमारा यहाँ पर सीजन नहीं चल रहा, जैसे गर्मियों के दिन होते हैं, तो वहां पर कोई उन्हीं कपड़ों की डिमांड करता नहीं, तो हम बना भी लेते हैं तो उसको बेचने में काफी टाइम जो है लग जाता है। नेक्स्ट हो गया एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हो इन्वेंटरी को, यानी कि रॉ मटेरियल को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हो, उससे उसको फिनिश गुड में अच्छे तरीके से कन्वर्ट करो, जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो वर्किंग कैपिटल साइकिल होगा वो कम होगा। पर अगर हमारी एफिशिएंसी कम है तो वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो यहाँ पर ज्यादा होगा। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन विच सिनेरियो द वर्किंग कैपिटल साइकिल लाइकली टू बी शॉर्टन, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा सिनेरियो है जिसके अंदर जो हमारा वर्किंग कैपिटल है साइकिल है वो यहाँ पर शॉर्टर होता है। पहला, जब डिमांड लो होगी, इन्वेंट्री टर्नओवर स्लो होगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या, व्हेन इन्वेंट्री टर्नओवर एंड कैश कलेक्शन इज फास्ट, जब हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब होता है वो टाइम पीरियड जिसमें हम लोग जो है अपने जो रॉ मटेरियल होते हैं उसको हम जो है जल्दी से जल्दी फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं और उसको सेल करके कैश में कन्वर्ट जो है वो यहाँ पर कर लेते हैं, सेल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर और कैश कलेक्शन फास्टर है तो अब हमारा यहाँ पर वर्किंग कैपिटल शॉर्टर होगा, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर शॉर्टर होगा। नेक्स्ट क्या है, व्हेन देयर इज एक्सेस और ऑब्सोलीट इन्वेंट्री, जब हमने एक्सेस में इन्वेंट्री जो है प्रोड्यूस कर लिया, या फिर ऐसी इन्वेंट्री जिसका फैशन चले गया, उसकी सेल हो ही नहीं पा रही है, तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल साइकिल ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्या है, व्हेन इंडस्ट्री है लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल्स, यानी कि उसका जो प्रोडक्शन करती है वो यहाँ पर ज्यादा टाइम लेती है इंडस्ट्रीज, ऐसा वो मॉडल अडॉप्ट करे, तो यहाँ पर भी हमारा जो वर्किंग कैपिटल होगा वो लॉन्गर ही होगा, शॉर्टर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही एक सिचुएशन है जहां पर हमारा जो वर्किंग कैपिटल होगा वो यहाँ पर जो है शॉर्टर होगा। नेक्स्ट हो गया सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल इंक्लूड, इसमें से हमारा कौन सा यहाँ पर सोर्स है जहां से ऑर्गेनाइजेशन को वर्किंग कैपिटल के लिए यहाँ पर फंड्स जो है मिल जाते हैं। पहला क्या है, इंटरनल वर्किंग कैपिटल फंड्स ऑफ द फर्म, दूसरा क्या है अक्रूवल, तीसरा क्या है ट्रेड क्रेडिट, चौथा क्या है एडवांस बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इन सभी से हमें यहाँ पर जो है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस जो है मिल जाता है। अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। पहला देखो क्या है इंटरनल वर्किंग कैपिटल फंड्स ऑफ द फर्म, ठीक है।
तो ये देखो वर्किंग कैपिटल का ये वो हिस्सा होता है जो कि यहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है खुद जनरेट करते हैं। जैसे कि मान के चलो XYZ लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उसको यहाँ पर टोटल 100 लाख रुपीज की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से 20 लाख रुपए ना ये खुद लेकर आ रही है, यानी कि इसने जो भी पैसा कमाया उससे वो वर्किंग कैपिटल के लिए 20 लाख रुपए यूज कर रही है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पर इंटरनल वर्किंग कैपिटल फंड ऑफ द फर्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हो गया अक्रूवल्स। अक्रूवल्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, यानी कि जो अक्रू हो चुके हैं पर उसके पेमेंट हमें कुछ टाइम पीरियड के बाद में करनी है। जैसे कि सैलरीज पे करनी थी ना अगले महीने की 10 तारीख तक, तो तब तक हमें पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो 10 दिनों के लिए हमें पैसा जो है अक्रूवल से भी मिल जाता है। नेक्स्ट क्या है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, जब हम बिजनेस करें तो हमने उधार पे जो भी यहाँ पर हमें क्रेडिट मिला, यानी कि हमने जो भी उधार पे सामान परचेज किया, तो इससे भी हमें यहाँ पर फंड्स जो है रिसीव हो जाते हैं। नेक्स्ट है एडवांस बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हमें डिफरेंट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे भी यहाँ पर जो है लोन मिल जाता है, यानी कि हम बैंक वगैरह से भी लोन ले सकते हैं, किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट डज द असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बाय बैंक्स इन्वॉल्व। यानी कि जब यहाँ पर बैंक्स वर्किंग कैपिटल की असेसमेंट करते हैं तो उसमें बैंक बेसिकली यहाँ पर क्या कर रही होती है। तो सबसे पहले असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बाय बैंक्स, इसका मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक से भी यहाँ पर जो है लोन ले सकते हैं, उसे कह सकते हैं कि हमें वर्किंग कैपिटल की इतना पैसा चाहिए, प्लीज मुझे इतना लोन जो है प्रोवाइड कर दे। अब देखो जो बैंक है ऐसे ही लोन नहीं प्रोवाइड करता है, यानी मान के चलो XYZ लिमिटेड कंपनी, ठीक है, उसको यहाँ पर जो है 100 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, पर वो 200 लाख रुपीज यहाँ पर बैंक को कह रहा है कि मुझे वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए। तो बैंक ऐसे आंख मूंद कर इसको लोन नहीं देगा, वो पहले एक्चुअली में चेक करेगा क्या इस कंपनी को एक्चुअली में इतनी ही वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और उसके हिसाब से ही वो यहाँ पर लोन देगा। तो मान के चलो इसने असेसमेंट की और उसने देखा कि इसको ना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 80 लाख रुपए की यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर जो बैंक है वो इतना ही वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करेगा, इससे ज्यादा लोन जो है वो नहीं प्रोवाइड करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर बैंक ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि बैंक इसमें क्या करते हैं, तो सिंपली असेसमेंट करती है कि ऑर्गेनाइजेशन को कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले देखो क्या है, ऑप्शन क्या है, इवैल्यूएटिंग कंपनीज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, यानी कि उसकी जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन उसको इवैल्यूएट करना होता है। नेक्स्ट क्या है, इवैल्यूएटिंग अ कंपनीज फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि उसने फिक्स एसेट में कितनी इन्वेस्टमेंट की होती है उसको हमें इवैल्यूएट करना होता है। या फिर डिटरमिनिंग अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, वो इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न कमा रही है उसके बारे में जानना होता है। या फिर इवैल्यूएटिंग अ कंपनीज वर्किंग कैपिटल पोजीशन एंड इट्स एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, यानी कि उसकी वर्किंग कैपिटल पोजीशन कैसी है और वो कितने अच्छे तरीके से अपने जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है शॉर्ट टर्म उनको यहाँ पर फुलफिल कर पा रही है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, विच ऑफ दीज इज अ मेथड यूज्ड बाय बैंक्स फॉर असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखो जो बैंक्स होती है वो यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स का यूज करती है वर्किंग कैपिटल को असेस करने के लिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूरा इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर मेथड है, तो पहला देखो क्या है, होल्डिंग नॉर्म्स बेस्ड मेथड, दूसरा क्या है, कैश बजट मेथड, तीसरा क्या है, टर्नओवर मेथड ऑफ असेसमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखो जो हमारा आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों मेथड यहाँ पर यूज करती हैं बैंक वर्किंग कैपिटल को असेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है, विच ऑफ दीज इज अ मेथड ऑफ लैंडिंग यूज्ड इन होल्डिंग लोन्स बेस्ड मेथड, यानी कि जब एक बैंक यहाँ पर होल्डिंग लोन्स बेस्ड मेथड का यूज करती है तो इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो लैंडिंग का यूज करती है यहाँ पर बैंक। पहला देखो क्या है, फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग, दूसरा क्या है, सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग, तीसरा क्या है, थर्ड मेथड ऑफ लैंडिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी बैंक होल्डिंग लोन्स बेस्ड मेथड का यूज करती है तो वो तीन तरीकों से यहाँ पर लैंडिंग जो है वो करती है, यानी कि वर्किंग कैपिटल लोन जो है प्रोवाइड करती है। तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो पहले यहाँ पर फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग की बात करते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग है वो यहाँ पर यूज करता है वर्किंग कैपिटल गैप का यहाँ पर वर्किंग कैपिटल को असेस करने के लिए। अब ये वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है, वर्किंग कैपिटल गैप यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर देखो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी करंट एसेट्स हैं उसमें से जब हम यहाँ पर करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं एक्सक्लूडिंग बैंक फाइनेंस, यानी कि ये जो करंट लायबिलिटीज है इसमें हमने बैंक फाइनेंस को जो है एक्सक्लूड करा है, इंक्लूड नहीं किया है, तो उसके बाद जो अमाउंट निकलती है वो कहलाता है हमारा वर्किंग कैपिटल गैप। जैसे एग्जांपल के मान के चलो ऑर्गेनाइजेशन की जो करंट एसेट्स है वो कितने यहाँ पर 5 लाख रुपए की है, करंट लायबिलिटीज वो हमारी यहाँ पर कितनी है 3 लाख रुपए की, जिसमें हमने बैंक का जो फाइनेंस है उसने जो हमें लोन वगैरह प्रोवाइड किया उसको हमने इंक्लूड जो है नहीं किया है। तो यहाँ पर जो हमारी वर्किंग कैपिटल गैप निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 2 लाख रुपए। ठीक है, अब देखो हमारा जो फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग है वो इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो है लैंडिंग करता है, लोन वगैरह प्रोवाइड करता है।
तो फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग के अकॉर्डिंग बैंक का ये मानना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको यहाँ पर जितना भी वर्किंग कैपिटल गैप है उसका मिनिमम 25% यहाँ पर खुद से अरेंज करना पड़ेगा और बाकी का जो 75% है वो बैंक उसको यहाँ पर लोन दे देगा। ठीक है, अभी इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसका जो हम 25% कैलकुलेट करेंगे, जब हम यहाँ पर 2 लाख रुपए का 25% यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 2 लाख रुपीज। तो वो हमारा यहाँ पर कितना आएगा, 50,000 रुपये। ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर वो हिस्सा है जो कि यहाँ पर टोटल वर्किंग कैपिटल गैप का ऑर्गेनाइजेशन खुद से ले आएगी, खुद से अरेंज करेगी। और बाकी का जो हिस्सा है, बाकी कितना बच गया, 1,50,000 रुपये, ये यहाँ पर बैंक जो है लोन दे देगा। तो यहाँ पर बैंक ने आसानी से सस कर लिया कि एक वर्ग जो ऑर्गेनाइजेशन है जो लोन लेने आई है उसको यहाँ पर 1,50,000 की रिक्वायरमेंट है एज अ वर्किंग कैपिटल। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा मेथड यहाँ पर सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग। अब सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग क्या करता है, यहाँ पर ये जो है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की करंट एसेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है लैंडिंग करता है। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी करंट एसेट्स हैं उनका कम से कम 25% जो है ऑर्गेनाइजेशन को खुद से अरेंज करना है और बाकी का हिस्सा जो है यहाँ पर बैंक जो है फाइनेंस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, ऑर्गेनाइजेशन की जो करंट एसेट्स हैं वो कितने, यहाँ पर 5 लाख रुपए। तो इसका जो हम 25% कैलकुलेट करेंगे तो 5 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारा कितना लेगा, 1,25,000। ठीक है, तो 1,25,000 जो है ऑर्गेनाइजेशन खुद से लेकर आएगी और बाकी का जो हिस्सा बचा है यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ, 5 लाख माइनस हमारा यहाँ पर 1,25,000। ठीक है, तो जो बाकी का हिस्सा है यहाँ पर जो बैंक है वो यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर देगी। क्लियर है। तो इसमें हम जो बेस लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम वर्किंग कैपिटल को असेस करते हैं वो होता है करंट एसेट। क्लियर है। नेक्स्ट वो क्या है, थर्ड मेथड ऑफ लैंडिंग। ठीक है, थर्ड मेथड ऑफ लैंडिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी करंट एसेट्स होती है उसको हम 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट होता है हमारे यहाँ पर कोर एसेट्स, ठीक है, और दूसरा हमारे यहाँ पर जो है नॉर्मल एसेट्स जो होती है हमारे यहाँ पर आती है। ठीक है, अब एक एक करके इनका मीनिंग समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं कोर एसेट। कोर एसेट क्या है, ऐसी करंट एसेट जो कि ऑर्गेनाइजेशन का कोर है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल एसेट्स, ठीक है, इसमें हमारी जो बाकी के करंट एसेट्स आती है वो हमारी आ जाती है। ठीक है, अब देखो इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बैंक जो है वो ये मान के चलता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन की करंट एसेट्स है उसके 100% के इक्वल वैल्यू जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट करेगी। यानी कि मान के चलो ऑर्गेनाइजेशन की 5 लाख रुपए की यहाँ पर करंट एसेट्स है जिसमें से 2 लाख रुपए की हमारी यहाँ पर क्या है, कोर एसेट्स है। तो 2 लाख रुपए यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खुद से अरेंज करेंगी। ठीक है, और उसके बाद अब बात करते हैं नॉर्मल एसेट की। तो नॉर्मल एसेट का जितना भी वैल्यू होगी उसका 25% ऑर्गेनाइजेशन को खुद से अरेंज करना पड़ेगा। तो जो हमारी नॉर्मल एसेट है वो कितनी, यहाँ पर 3 लाख रुपए की। तो इसका जब मैं 25% कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पर देखो कितना आएगा हमारा, 3 लाख इंटू 25 डिवाइड बाय 100। तो ये जो हमारा आ रहा है यहाँ पर कितना आ रहा है, 75,000। कितना आ रहा है, 75,000। यानी कि हमारा 3 लाख में से 75,000 ऑर्गेनाइजेशन खुद लेके आएगी और 2,25,000 रुपये ये हमारी जो है बैंक यहाँ पर प्रोवाइड कर देगी। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हम पहले एसेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कोर एसेट्स और नॉर्मल एसेट्स। ठीक है, कोर एसेट्स का 100% यानी कि सारा पैसा ऑर्गेनाइजेशन खुद लेकर आएगी और बाकी का जो करंट एसेट्स का 25% ऑर्गेनाइजेशन खुद लेके आएगी और बाकी का हिस्सा बैंक यहाँ पर जो है लोन प्रोवाइड कर देगी। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग करंट एसेट्स की हेल्प से, वर्किंग कैपिटल गैप की हेल्प से यहाँ पर जो है लैंडिंग करती है बैंक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, व्हाट डज द वर्किंग कैपिटल गैप रिप्रेजेंट। तो अभी हमने देखा था ना, जो फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग है वो यहाँ पर असेसमेंट करते हैं वर्किंग कैपिटल गैप के अकॉर्डिंग। तो इसमें से कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट है जो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल को रिप्रेजेंट करती है। पहला क्या है, डिफरेंस बिटवीन टोटल करंट एसेट्स एंड टोटल करंट लायबिलिटीज। तो ये बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन बैंक फाइनेंस एंड इंटरप्राइज कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो बैंक फाइनेंस है और जो इंटरप्राइज खुद से कंट्रीब्यूशन करी है उसके बीच का डिफरेंस। तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन फिक्स एसेट एंड करंट एसेट, यानी कि जो भी फिक्स एसेट है उसमें से हम करंट एसेट्स को माइनस कर देते हैं, उसका जो अमाउंट बचता है वो है, बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल करंट एसेट्स एंड टोटल करंट लायबिलिटीज एक्सक्लूडिंग बैंक फाइनेंस। तो ये जो ऑप्शन डी है वो हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच मेथड ऑफ असेसमेंट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लो ऑफ अ बिजनेस। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसके अंडर बैंक जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की जो कैश फ्लोज होते हैं, जो उनको कैश इनफ्लो हो रहा है यानी कि जो रिसिप्ट हो रही है और जो कैश आउटफ्लो हो रहा है जो वो यहाँ पर पेमेंट कर रही है उसको एनालाइज करते हैं और उसके बेस पर वर्किंग कैपिटल की नीड को जो है असेस
कर दिया। ऑप्शन है होल्डिंग नॉर्म्स बेस्ड मेथड, ऑप्शन बी कैश बजट मेथड, ऑप्शन सी टर्नओवर मेथड ऑफ असेसमेंट या फिर फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, कैश बजट मेथड इज अ करेक्ट आंसर। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी यहाँ पर बैंक है वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी कैश इनफ्लोज होती है आउटफ्लोज होती है उनको कंसीडर कर दिया और उनके बीच का यहाँ पे जो भी डेफिसिट होता है यानी कि जितनी अमाउंट से हमारे कैश आउटफ्लोज इंक्रीज हो जाते हैं कैश इनफ्लो से, वो हिस्सा बैंक जो है फाइनेंस कर देती है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो XYZ लिमिटेड कंपनी, ठीक है, उसके पास जो कैश इनफ्लोज आते हैं वो कितने आते हैं 3 लाख रुपए के, पर जो कैश आउटफ्लो हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं यहाँ पर 4 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए ज्यादा यहाँ पर जो है उनको रिक्वायर्ड है, तो 1 लाख रुपए ये कौन प्रोवाइड करेगा, हमारा बैंक जो है प्रोवाइड कर देगा। तो जो भी डेफिसिट होता है वो यहां पर बैंक जो है प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू कैश बजट मेथड व्हाट इज द लेवल ऑफ टोटल वर्किंग कैपिटल फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय बैंक। अगर हम कैश बजट मेथड की बात करें तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का कितना हिस्सा जो है बैंक यहाँ पर फाइनेंस प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को। पहला क्या है एंटरप्राइज नेट वर्किंग कैपिटल परसेंटेज, यानी कि उसकी जो नेट वर्किंग कैपिटल होती है उसके इक्वल, या फिर कैश डेफिसिट डिटरमाइंड बाय द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज एनालिसिस, यानी कि जो कैश डेफिसिट है जो कि हमारा कैश इनफ्लोज और आउटफ्लो की एनालिसिस के हेल्प से हमने डिटरमाइन किया उसके इक्वल। तो ये हमारा ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर करेक्ट है। बाकी के ऑप्शन भी देख लो, द एंटरप्राइज कंट्रीब्यूशन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल गैप, यानी कि वर्किंग कैपिटल गैप में से जो एंटरप्राइज का कंट्रीब्यूशन होता है जिसको उसको जब हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो ये बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट है फिक्स परसेंटेज ऑफ कंपनीज एनुअल टर्नओवर, यानी कि जितनी भी कंपनीज के एनुअल टर्नओवर है उसकी एक फिक्स परसेंटेज यहाँ पर की जाती है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी हमारा क्या है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट डज द टर्नओवर मेथड ऑफ असेसमेंट एज्यूम रिगार्डिंग द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टर्नओवर मेथड है, ठीक है, ये तीसरा मेथड है जिसका यूज करती है बैंक यहाँ पर वर्किंग कैपिटल को असेस करने के लिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारा ये मेथड है वो क्या अज्यूम करके यहाँ पर चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कितनी वर्किंग कैपिटल की यहाँ पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो सिंपली देखो इस मेथड के अकॉर्डिंग पहले हम मीनिंग समझेंगे फिर यहाँ पर आंसर भी देखेंगे। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग बैंक ये मान के चलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ठीक है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जितना भी एनुअल टर्नओवर होता है उसका 25% उसको एज अ वर्किंग कैपिटल यहाँ पे जो है चाहिए होता है और उसके बेस पर ही बैंक यहाँ पर फाइनेंस जो है प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है। अब इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं उसको हम यहाँ पर जो है स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो द टर्नओवर मेथड अज्यूम्स दैट एन एंटरप्राइज नीड 25% ऑफ इट्स एनुअल टर्नओवर एज अ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, यानी कि उसकी जितनी भी एनुअल टर्नओवर होती है उसका 25% उसको जो है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के लिए यहाँ पर जो है चाहिए होता है। क्लियर है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्या, आउट ऑफ 25% ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 20% इज प्रोवाइडेड बाय बैंक एंड वर्किंग कैपिटल क्रेडिट लिमिट। तो यहाँ पर देखो जो हमारा 25% है उसमें से जो 20% है वो बैंक यहाँ पर प्रोवाइड करता है एंटरप्राइज को और बाकी का जो 5% है वो कंपनी को खुद से यहाँ पर जो है लेकर आना होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्या है करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। तो ये जो मेथड है वो यहाँ पर टर्नओवर को ध्यान में रख के यहाँ पर हमारा जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पर असेस करता है। तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वो यहाँ पर ओवर होता है। तो हमने उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट हो तो आप यहाँ पर जो है हमें व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, सेशन को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।